अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तिब्बी और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजे जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है और फैसले की तस्दीक खुद हुकूमती वज़ीर शिबली फराज साहब ने की है। अब इरादा तो हुकूमत कर चुकी है, लेकिन हुकूमत की नीयत भी क्या उतनी ही मजबूत है साबिक वज़ीर आज़म को वापस लाने के लिए? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर डिबेट करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे बुज़दार साहब की, जिनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। शराब का गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा का मामला खानदान के असासों की तफसीलात से होता हुआ अब लाहौर गेटवे और दीगर मंसूबों में मनपसंद ठेकेदारों को ठेका देने तक जा पहुंचा है। अब जिस किस्म की प्रोसीजर का आगाज नैब उनके खिलाफ शुरू कर चुका है, क्या उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी और इन मुश्किलात के बाद उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क। और आखिर में बात इंसाफ हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट की, जिसपे 10 वजारतों की रैंकिंग की गई और इस फहरिस्त का आगाज किस वजारत से हुआ, इख्तिताम किस वजारत पर हुआ, ये जानना जहां पर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वहीं साथ ही साथ ये भी कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कारकर्दगी की बुनियाद पर इस फहरिस्त में शामिल और इससे बाहर वजारतों के साथ इंसाफ किया है या नहीं। इस पर बात के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चगताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रज़ा रोमी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब और मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कि हुकूमती वुज़रा ने उनके हवाले से क्या बयानात दिए हैं और क्या तैयारी है अब पीछे गवर्नमेंट की, क्या प्रोसीजर होगा। जरा सुनिए शहजाद अकबर साहब और शिबली फराज साहब ने क्या कहा। हम इंशाल्लाह वापस लाएंगे नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है वहाँ से बाहर बैठ के। हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। वफाकी हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि अब इसके ऊपर फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे। नैब से भी कह रहे हैं नैब इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें। ये सज़ा याफ्ता मुजरम हैं और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। जी, तो ये अभी तक की हिकमत अमली है हुकूमत की जानिब से और वज़रा की जानिब से। नैब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू इंटरपोल से रब्ता करके साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लेकर आएँ, क्योंकि वो गए तो इलाज के लिए थे, लेकिन उन्होंने अपोजिशन से रब्ते करना शुरू कर दिए हैं। नासिर चगताई साहब, बताइएगा नवाज शरीफ को वापस लाने में PTI की हुकूमत आपको किसी भी हद तक हकीकतन तौर पर संजीदा नजर आ रही? पहले तक सोच रहा था कि संजीदा होंगे, 1 घंटे पहले की बात है। अच्छा, अब मैं लगता है कि संजीदा नहीं है ये, क्योंकि नैब ने कह दिया है जिस पर इनका भरोसा था, जिस पर तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे। नैब ने कह दिया साणु की, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। तो आप जाएं, जाके रेड वारंट जारी कराएं, अपने तौबा कार्रवाई करें आप। तो पहला हरीफ तो साइड में हो गया। दूसरा, शहजाद साहब ने बहुत ताकत से कहा है कि हम सब कुछ करेंगे लाने के लिए, और शिबली ने कहा है ला के दम लेंगे, ये फैसला है। तो इसहाक डार के साथ क्या हुआ? सारा दम लगा दिया था आपने, तो सारा जोर लगा दिया था। रेड वारंट तक के लिए आपने एप्लीकेशन पेश की थी, जाकर खुद करोड़ों पाउंड खर्च कर दिए थे आपने। तो उसके बाद क्या हुआ? रेड वारंट मुस्तरद हो गए आपके, कहा गया केस ही नहीं बनता। उन पर भी केस नेपोटिज्म का, करप्शन का, माली बेकायदियों का था। इंग्लैंड ने मना कर दिया आपको, क्योंकि हम एक मिसाल लेके चलते हैं ना। नवाज शरीफ एक अलग चीज़ है, हम एक केस की मिसाल लेके चलते हैं। इसहाक डार में नहीं मिला आपको, बहुत से लोग नहीं मिले आपको, गद्दारी के मुर्तकिब नहीं मिले। तो जो गद्दारी के मुर्तकिब, फाइनेंशियल करप्शन के मुर्तकिब और मफरूर इश्तारी, मफरूर तो कोई मसला ही नहीं है। अमेरिका और बरतानिया में जितने मफरूर चाहें, नसीम बैठे हैं, पूछ लें आप, वो जाके मारा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। वो तो जन्नतें हैं। और दुबई की अब सूरत हाल ही है, वहाँ भी सूरत ये बनती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब ये कहा जाता है कि मेडिकली जालसाजी हुई है, मेडिकली करप्शन हुई है, लोगों ने गलत रिपोर्ट्स दी हैं, तो पहले तो डॉक्टर फैसल को पकड़ा जाए जिन्होंने कंफर्म किया था।
फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ा जाए, जो कहती थी बहुत बुरी सूरत हाल है, और उन पर मैंने यकीन कर लिया था, तभी मैंने हिमायत भी की थी आपके प्रोग्राम में उनको भेजने की। उसके साथ साथ शौकत खानम की लैब को पकड़ा जाए, उसके साथ साथ चुगताई लैब को पकड़ा जाए, इन सबको पकड़ा जाए कि तुमने जालसाजी की है भाई। उन तमाम डॉक्टरों को, हमारे ताहिर भाई को पकड़ा जाए जो कह रहे थे बस ये मरने वाला है और इसको बस, और वो अभी भी इस बात पर कायम है। तो ये पूरी इंक्वायरी बॉस होगी। नैब ने आपको ठेंगा दिखा दिया है, अब आप खुद अपने तौर पर करें, शहजाद साहब अपने तौर पर करें, शिबली खुद चले जाएं, वहाँ फराज की बहुत फॉलोइंग है, मुशारे उशारों में बैठे वहाँ जाकर इत्मीनान से बैठें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आजकल में या आने वाले वक्त में या 1 महीने में या 2 महीने में ये ऊँट किसी करवट बैठेगा। इस ऊँट की तो करवट ही नहीं है। सही मुना, पहला राब्ता ही नैब से होना था कि वो फॉरेन मिनिस्टर से बात करके इंटरपोल के थ्रू जाए, लेकिन नैब ने ही रेड सिग्नल शो कर दिया है। इसके बाद भी अगर हम देखें, बाकी भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे कानूनी तौर पर। है हकीकतन संजीदा हुकूमत? देखिए जरिया, मैं समझती हूँ मामला इतना सिंपल नहीं है, बहुत ही अब चीज़ पेचीदा हो गई है। उस वक्त प्लेटलेट काउंट्स तो उनके वाकई बहुत अलार्मिंगली गिर रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने देखा। अब वो क्यों गिर रहे थे उस पर कुछ 2-3 कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। खैर उस तरफ मेरी जाती कंस्पिरेसी थ्योरीज में मुझे यकीन है कि कोई भी सेल इंसान जो है उसका इतना सब्सक्राइबर नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि प्लेटलेट काउंट्स गिर रहे थे, लेकिन अब उसको गए हुए भी अब नवाज शरीफ साहब को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी अर्सा गुजर गया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुबई हो, लंदन हो, ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इतनी आसानी से एक्सट्राडिशन जहाँ से नहीं हो सकती है। मैं मिसालें देना चाहती हूँ अल्ताफ हुसैन साहब के लिए क्या नहीं किया गया। बरतानिया में खुद केस चल रहा है उनके खिलाफ, बिल्कुल हर वक्त ऐसा लगता है मंतकी अंजाम तक पहुँच गया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। कब से ये मामला चल रहा है, वो उनके जो साथी इमरान फारूक साहब, उनके कत्ल के केस में खास तौर पर क्या कुछ नहीं है, हेट स्पीच है, फिर इंसाइटमेंट अगेंस्ट स्टेट है, कितने सारे केसेस हैं, कितने मुकदमात हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसी तरह से सही बात है साहबदार साहब के लिए भी, जब वो नए गए थे उसके बाद कुछ माह तक ये सिलसिला चलता रहा कि उनको वापस बुलाया जा रहा है। हसन और हुसैन नवाज के लिए भी, उनकी भी वापसी के लिए ये केस चलते रहे कि उनको वापस बुलाया जाए उसमें, लेकिन उनको ये खबर मिल गया कि वो तो जी शहरी ही वहीं पर है, वहीं के हैं। दूसरा, जनरल मुशर्रफ के लिए भी यही हुआ था एग्जैक्टली कि एक्सट्राडिशन के लिए उनकी भी रिक्वेस्ट डाली गई थी, कोई उसको एंटरटेन नहीं किया गया था। तो इसलिए ये मामला तो इतना सिंपल है नहीं। नैब उसमें अगर कोई मुआवनत उस तरह से नहीं कर रहा, या उन्होंने जिसे कहते हैं हथियार डाल दिए हैं, तो अगर वो हथियार उठा भी लेते तब भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खातिर ख्वाह नताइज होते, क्योंकि नैब ने तो खैर जब इसहाकदार साहब का था या हसन हुसैन नवाज का मामला था उस वक्त उन्होंने वाकई काफ़ी परस्यू किया था, लेकिन आपने देखा क्या अंजाम हुआ। अंजाम तो 0/0 है इसका। तो ये इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर वो गए थे उस वक्त, अभी की और उस वक्त की जनाब नवाज शरीफ की तबीयत में ज़मीन आसमान का यकीनन फ़र्क है, और इसमें एक शरारत भी है जो हुकूमत को हमें नज़र आता है कि वक्तन फ़वक्तन छेड़ने के लिए या उनको थोड़ा सा टीज करने के लिए नून लीग की तरफ से उनकी एक तस्वीर थोड़े अरसे बाद कोई जारी कर दी जाती है, और फिर बाकायदा उनके जो सोशल मीडिया जितने उनके लोग चलाने वाले हैं वो उनकी कोई फ़ोटो भेज देते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब, अच्छा सा कोई कैप्शन लगा के डाल देते हैं। तो वो एक छेड़खानी चल रही है। मुझे लगता है ये असल में बात जो है ये उसी छेड़खानी का जवाब है, क्योंकि उसके ऊपर बात ये आ रही थी कि जी ये तो लीगल एस्पेक्ट से भी आंखें दिखाने वाली बात है, हुकूमत को भी आंखें दिखाने वाली बात है, तो फिर हुकूमत ने भी उसके ऊपर एक रिएक्ट करना था कि जी आपकी तरफ मतलब आप ये कह रही है कि हुकूमत ने अपनी तरफ से एक सिर्फ स्टेटमेंट दी है रिएक्शन के तौर पर, अदरवाइज इसमें कोई इतनी वो नहीं है। ये हो नहीं पाएगा। ये तो आप माजी की मिसालें उठा कर देख लें, और ये जो राब्ते कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, इस पे तो कोई शक नहीं है। इवन जहांगीर तरीन साहब से भी कोई उनके राब्तों की खबरें इस तरह से चल रही थी कि कोई वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राब्तों वाली बात तो बहुत पुरानी है। जो हुकूमत अभी कह रहे हैं कि अब उन्होंने राब्ते करना शुरू किए, अब नहीं शुरू किए, उनको उस वक्त भी पता था, वो इसी नीयत से वहां पर गए और इमीडिएटली वहां पर जाके उन्होंने सियासी मुलाकातें शुरू की। ठीक है रज़ा रूमी साहब, जो रियासत कोई भी हो, हर रियासत की अपनी पॉलिसी होती है। आप भी बाहर अमेरिका में बैठे हुए, बताइएगा इतना आसान है किसी को वहां से लेकर आना, किसी भी गैर मुल्क से, पाकिस्तान, और पीटीआई गवर्नमेंट की ऐसे में संजीदगी? देखिए, जहां तक लाना जो है वो तो उसमें फिर कानूनी पेचीदगियां और दीगर मामलात जो हैं वो देखने पड़ेंगे। वो मुझसे बेहतर कोई वकील ही आपको बता सकेंगे। जहां तक मैं तो ये कह सकता हूं कि संजीदगी के ऊपर मैं आपकी जो आपने सवाल पूछा है, तो मेरा नहीं ख्याल वो संजीदा है। ये
एक सियासी जो है ड्रामा है। और उसकी वजह यह है कि चूंकि अभी माजी करीब में नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे के बाद जो है वो किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी की है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी फ़ोन किया, मौलाना फजलुर रहमान से भी फ़ोन किया, जो मुबैना तौर पर जिसकी उनके मुंदरजात जो हैं वो मीडिया में रिपोर्ट हुए। और ज़ाहिरी बात है कि उससे हुकूमत जो है वो थोड़ा नाराज़ भी हुई या परेशान भी हुई कि ये यकदम जो है नवाज शरीफ मुतहर्रिक क्यों हो गए हैं और वो क्यों मुल्क में जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर दोबारा से इंतकाल करें। क्योंकि शायद जो अंडरस्टैंडिंग थी उनको नवाज शरीफ साहब की इलाज के लिए जब उनको बाहर भेजा गया था तो वो यही था कि वो वहाँ पर जाकर जो है अपना इलाज करवाएंगे और गालिबन उनका यही अजम्पशन थी कि वो सियासत से दूर रहेंगे और सियासी जो मामलात है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। हालांकि ये भी अजीब व गरीब मामला है। हम सबको मालूम है कि वो चाहे वो नाअहल करार दे दिए गए हों कोर्ट से, लेकिन अभी भी वो जो है कायद हैं PMLN के और सारी पार्टी उन्हीं की तरफ देखती है। और इसी वजह से जो अपोजिशन के बाकी पार्टीज हैं उनके साथ भी जो उनके रवाबित हुए हैं वो भी इसी ज़िमन में हुए होंगे कि वो भी ये समझते हैं कि PMLN एक बड़ी सियासी फोर्स है, इसलिए उनकी बातचीत हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत संजीदा है, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब को भेजने वाले जो हैं वो हुकूमत तो थी नहीं। हुकूमत ने तो फैसिलिटेट किया, फैसला तो कहीं और से हुआ था और वो फैसला जिन्होंने किया था उनके साथ या जो उनका साथ अंडरस्टैंडिंग या समझौता था, जब वो लोग कहेंगे तो फिर नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा या उनको लाया जाएगा। अभी तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसे आसार नहीं है। सही। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते दिखाई दे रहे हैं आपको PTI की संजीदगी के मयार पे? नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से गए थे, अपनी मर्ज़ी से आएंगे। नवाज शरीफ ने ख़ुद जाने का फ़ैसला किया जेल में से। अगर वो ये फ़ैसला ना करते और वो ये फ़ैसला करते कि उन्होंने जेल में मरना है, जो भी हो जाए, तो कौन नवाज शरीफ को लंदन भेज सकता था? नवाज शरीफ का लंदन जाने का फ़ैसला उनका अपना फ़ैसला था और उन्होंने ये फ़ैसला किया जेल में कि अब मुझे लंदन चले जाना चाहिए, मज़ीद जेल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इलेक्शन गुजर गया, टाइम है, अब अभी पॉलिटिक्स में एक डल पीरियड है। उन्हें आगे साल 2 साल डल नज़र आ रहे थे और उनके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं थी, तो लिहाजा बेफजूल जेल काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा वो लंदन चले गए अपनी मर्ज़ी से। और जब मुल्क में तब्दीली की कोई चांस होगा, कोई इलेक्शन का चांस होगा, कोई आपको पॉलिटिकल टर्मोइल नज़र आएगा, आपको नवाज शरीफ खुद जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान वापस आते नज़र आ जाएंगे। जो इस वक्त तक अपने आप को सियासत में रेलेवेंट रखना चाह रहे हैं टेलीफोन कॉल से और तस्वीरों से, जैसा कि मोना ने कहा कि वो PMLN का सोशल मीडिया उनकी तस्वीरें जारी करता है, हालांकि मेरा ख्याल है उनकी स्पाइंग भी बहुत होती है। वो ज़रा सा बाहर निकलें लंदन में तो तस्वीर बन जाती है, चाहे कोई टैक्सी लेने लगे, और दूसरे भी जो लोग जो नाहल हुए हुए हैं और वो लंदन में बैठे हैं उनकी तस्वीरें तो नहीं आती हैं कि वो वहाँ बैठे हों, तो इन्हीं की सिर्फ आती हैं। तो या वो ख़ुद को रेलेवेंट रखना चाहते हैं या अगले इनको रेलेवेंट रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने पिछले 2 साल अपने इसी किस्म की सियासत में ज़ाया किए हैं और गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं दी है। आज भी वज़रा पे वज़रा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सारी तवज्जो उनकी 2 साल, और अपोजिशन तो चाहती है कि मज़ीद 2 साल भी इसी पर तवज्जो रह जाए और इमरान खान कोई काम ना करें और इसी तरह 4 साल गुजर जाएँ और मुद्दत भी हो जाए और इलेक्शन आ जाए। तो इलेक्शन कोई नवाज शरीफ के एहतसाब पर नहीं होना। अगर 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ के एहतसाब पर नहीं हो सका, जब इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्हें सज़ा सुना दी गई थी, उसके बावजूद उस इलेक्शन का मयार कुछ और था और वहाँ पर कोई और तरीक़ाकार अपनाना पड़ा, तो अगला इलेक्शन भी नवाज शरीफ के ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी पे होगा। से गए थे, अपनी मर्जी से वापस आएंगे, PTI की मर्जी कहीं पर जो है वो चलने वाली नहीं है, फिर चाहे उनके इस तरह की स्टेटमेंट से क्यों ना हो। ठीक है, जब उन्होंने चाहा उन्होंने डील कर लिया, जब वो नहीं चाहेंगे वो नहीं डील करेंगे। सही, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रिया, बिल्कुल सही फरमाया सोहरवर्दी साहब ने कि वो अपनी मर्जी से गए और अपनी मर्जी से वापस आएंगे। और NBC ने भी जैसे शुरू में कहा था कि ये लंदन से किसी को वापस ले जाना कोई इतना आसान काम नहीं है।
बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है कि ये लंदन से उनको वापस ले जा सकेंगे। ये तो किसी आम से मुजरिम को या मुल्जिम को लंदन से वापस नहीं ले जा सकते, तो वो तो फिर नवाज शरीफ है। और कोई भी ऐसी सूरत हाल यहाँ पे नहीं है कि या वो कोई कांटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी या कोई और डिपार्टमेंट उनका हेल्प करेगा। बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है कि बिल्कुल पीटीआई गवर्नमेंट मजीद जो है वो अपना टाइम वेस्ट करेगी इस किस्म का कोई भी काम करने के लिए। ये असल में वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि पिछले दिनों मरियम नवाज शरीफ को नैब ने बुलाया था और वहाँ पे जो पथराव हुआ, जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, उसकी वजह से प्रेशर डालने के लिए उन्होंने इस तरह की बात की है कि हम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अब जो है वो इकदाम किए जाएंगे। लेकिन कोई भी इकदाम कर ले उसमें किसी भी तरीके से वो इनको लंदन से वापस नहीं ले जा सकते। पूछना तो इनको चाहिए, ट्रायल तो इस वक्त उनको बिल्कुल डॉक्टर जासिम राशिद का और जो पंजाब गवर्नमेंट थी उनका करना चाहिए बाकी हुकूमत को कि उन्होंने इनको जाने कैसे दिया, किस तरह जाली रिपोर्टें तैयार। जब उनको वो जाने से नहीं रोक सके तो उनको अब किसी भी तरीके से आप बुला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अमेरिका में बरतानिया में ऐसे रूल्स है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह अगर खास तौर पे आ जाए, आपने देखा कि मुत्तहिदा के बानी पे क्या क्या इल्जामात नहीं लगे, तो पाकिस्तान ने क्या क्या जोर नहीं लगाया। बड़े ताकतवर वजीर दाखिला थे चौधरी इस्तार रहमान मलिक, लेकिन ये लोग उनको किसी भी तरीके से वापस नहीं ला सके। हालांकि उनके ऊपर तो बरतानिया में भी केसेस थे। ये पीटीआई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी खाम ख्याली है कि वो नवाज शरीफ को यहाँ से अपनी मर्जी से वापस ले जा सकेंगे। सरवर्दी साहब की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब उनका दिल चाहेगा, जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में हालात कुछ मुख्तलिफ है, चेंज हो रहे हैं, कोई नई गवर्नमेंट आ रही, नए इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो फौरी तौर पे टिकट कटाएंगे और पाकिस्तान अपनी मर्जी से वापस आएंगे। इमरान खान साहब लाख चाहते रहे, दूसरी उनकी गवर्नमेंट चाहती रहे, नैब चाहता रहे, FIA की ये उम्मीदें हो, लेकिन कोई भी नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के बगैर लंदन से वापस पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जब भी आना होगा वो अपनी मर्जी से आएंगे जब हालात उनके लिए साजगार होंगे। पीटीआई कुछ भी कर ले वो ला नहीं सकते, और इस बात का अंदाजा पीटीआई गवर्नमेंट को खुद को भी है। सोहरवर्दी साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट, मुझे ब्रेक की तरफ जाने क्विकली। वो चूँकि नैब की यहाँ बात हुई कि नैब ने माजरत कर ली है, नैब तो लंदन में डिफ़ॉल्टर है, डिग्री एग्जिस्ट करती है नैब के ख़िलाफ़। अभी हमारी क्रिकेट टीम गई तो उसके एहसास से जब्त होने की बातें हो रही थी कि जो नैब के ख़िलाफ़ लंदन कोर्ट में डिग्री एग्जिस्ट करती है उसकी रिकवरी होनी है। तो नैब तो कभी ये स्टेप नहीं उठा सकती कि वो लंदन जाके कहीं पेश हो जाए और उसके बाद वो सारे पैसे नैब को देने पड़ जाएं। तो नैब से क्या तवक्को की जाएगी कि वो लंदन जाएगी? वो तो वहाँ से मफरूर है लंदन से। ठीक है, नजरियात अपनी अपनी, लेकिन राय सबकी एक है कि हुकूमत की तरफ से इस संजीदगी जाहिर नहीं की जा रही। जबकि मोना ने तो ये भी कहा कि शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की जिसमें इनकी पिक्चर थी, तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर हमने देखा खासी गहमा गहमी छाई रही। शरारत पे अमल वाले करते हैं, लेकिन जवाब के रद्द अमल के तौर पर हुकूमत ने इस तरह का बयान दे दिया। इससे ज्यादा इसकी संजीदगी का मयार नहीं देखा जा सकता। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, नैब ने बुज़दार साहब के खिलाफ एक और केस खोल दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए लाहौर गेटवे और दीगर मनसूबों में मनपसंद ठेकेदार को ठेका देने पर तहकीकात का आगाज किया गया है। याद रहे कि इससे पहले कि जब उनके खिलाफ केस खुला, शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा के मामले पर बात चली गई थी उनके खानदान के असासों की तफसीलात की फराहमी तक, लेकिन अब सूरत हाल मजीद उससे ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। अब जिस तरह से ये नैब का प्रोसीजर आगे मजीद तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है कि इसके बाद हम कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब लंबे अरसे तक बच पाएंगे। NBC बताएगा जिस तरह से प्रोसीजर का आगाज हो चला है बुज़दार साहब के खिलाफ, ये आगे लंबे अरसे तक आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने अर्ज किया था आपसे पहले प्रोग्राम में कि ये जो शराब वाला है ना, इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आम बात है, इसके परमिट हो ना हो चलती है तो। लेकिन जो अंडे बच्चे होंगे इस रेफरेंस के, वो खतरनाक होंगे बुज़दार साहब के लिए। लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है और कहा, बहुत बुरा मार है उस बात पर कि मेरे चीफ मिनिस्टर को शराब के मामले में तलब कर लिया नैब ने, और ये सबसे बड़ा सूबे का चीफ मिनिस्टर नैब जाके पेश हो गया, ये कोई तरीका है? तो और साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत केस है। बुज़दार बहुत ईमानदार आदमी है, मैंने IB से चेक कराया है,
तो मतलब एक और वाज़ेह है कि सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होशियार हैं कि IB की उन पर नज़र है, जो पहले हम नहीं होती थी। दूसरे ये कि ये जो केस बन रहे हैं, 2 करोड़ का केस, 8 करोड़ का केस, लोगों पर अरबों के केस हैं यार, अरबों खरबों के केस हैं लोगों के ऊपर, और वो केस चल रहे हैं। तो ये केस भी अब चलेगा, अगर बन गया रेफरेंस, रिपोर्ट हो गई, तफ्तीश हो गई, नहीं केस तो NBC चलेगा लंबे अरसे तक, लेकिन क्या CM बुज़दार साहब इस लंबे अरसे तक चलने वाले केस से बच पाएंगे? लंबे अरसे तक मतलब उनका सर्वाइवल है इसके साथ साथ? देखिए, यूजुअली मैं कोई कमेंट नहीं करता कोर्ट के अंदर फैसलों पर, लेकिन नैब क्योंकि कोर्ट नहीं है, नैब को मैं कोर्ट नहीं मानता, सीधी बात है, तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, रिजल्ट कुछ भी हो, केस बुज़दार साहब बच जाएंगे, बुज़दार साहब बच जाएंगे, बच निकलेंगे, और मुमकिन है कुछ और लोग फंस जाएं इसमें। लेकिन एक और तब्दीली भी आ रही है कि सबसे बेहतरीन जहांगीर तरीन की वापसी बहुत जल्द हो रही है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या चल रहा है पंजाब में? बुज़दार साहब पर एक के बाद एक केस खुलता चला जा रहा है। देखें, जब आपका ये रन डाउन मुझे मिला तो मुझे उसमें ये सवाल नज़र आया, तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट से और बिलखसूस CM ऑफिस से चेक किया। अभी तक CM ऑफिस को और CM को नैब की जानिब से किसी नई तहकीक के लिए कोई ना डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ना कोई तफसीलात मांगी गई हैं, ना कोई नोटिस मौसूल हुआ है, ना ही ये कोई इतला मौसूल हुई है कि किसी केस की कोई तहकीकात शुरू की गई हैं तो उसके ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेज दें, जो बिल्कुल प्रिलिमिनरी नैब ने डॉक्यूमेंट्स मांगने होते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि ये लाहौर गेट वाला क्या मामला है, तो ये पता लगा कि ये प्रोजेक्ट तो LDA का है, और LDA में भी अब पंजाब में ये है, जो 10 करोड़ तक के ठेके हैं वो सेक्रेटरी करता है, और 10 करोड़ से नीचे के ठेके फिर ग्रेड 18, ग्रेड 17 के ऑफिसर्स इस तरह करते हैं। मतलब कमिश्नर 10 करोड़ के करता है तो DC 5 करोड़ का करता है, और फिर 5 करोड़ से नीचे वाले जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर और नीचे लोग वो टेंडर्स करते हैं। ये 2.5 करोड़ का टेंडर है, ये तो किसी चीफ इंजीनियर ने भी नहीं किया होगा, उससे नीचे किसी अफसर ने ये टेंडर किया होगा। और अगर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इसमें कोई प्राइस एस्केलेशन हुई है कि नहीं बन सका ये टाइम पर, क्योंकि पूरा मुल्क ही बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, कंस्ट्रक्शन रुक गई थी, तो उसमें कोई एस्केलेशन हुई है, तो वो भी बहुत नीचे ग्रेड 17 के अफसर के लेवल पे हुई होगी, मुझे नहीं समझ। और ये गेट बिल्कुल नैब के दफ्तर के सामने बन रहा है, मेरा ख्याल है चूँकि नैब के अफसरान आते जाते हैं और ये गेट बिल्कुल सामने बन रहा है, तो वो उनको तकलीफ़ हो रही होगी क्योंकि वो रोड ब्लॉक हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है लंबे अरसे तक, तो चूँकि उनका अपना रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो वो शायद उन्होंने मांग ली हो को LDA से तफसीलात। अदरवाइज इससे ज़्यादा इसमें वो कहने लगे कि हमारा क्या ताल्लुक है 2.5 करोड़ के ठेके के साथ CM ऑफिस में, ये कोई मेगा प्रोजेक्ट अरबों का ठेका तो था नहीं कि इसमें कोई, मेरा मतलब है सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व होता। ये सड़कों के 1 करोड़ 2 करोड़ के ठेके तो आम जूनियर लेवल के और CNW में, LDA में अफसरान करते हैं। कोई मेगा प्रोजेक्ट हो, कोई मेगा मंसूबा हो तो उस पर कोई कैबिनेट तक जाए, कोई सीनियर ऑफिसर्स तक फाइल जाए तो जाए, ये फाइल तो ऊपर आती भी नहीं है। मीडिया ट्रायल जरूर हो रहा है, उस्मान बुज़दार का मीडिया ट्रायल हो रहा है। अच्छा, नहीं आएंगे। मैंने पहले शराब में भी यहाँ एक्सप्लेन किया था, बाद में वो बात सही साबित हो गई। उस वक्त आप सबका ख्याल था कि वो शायद शराब में बुरी तरह फंस गए हैं, ना नाजायज़ असासों में फंसे हैं। हाँ, मीडिया ट्रायल जारी है उस्मान बुज़दार का, और वो मीडिया ट्रायल बहुत कामयाबी से जारी है, जैसे कि हम अभी बैठे कर रहे हैं मीडिया ट्रायल। बात कुछ हो ना हो, हम पिछले 10 मिनट से कर तो रहे हैं मीडिया ट्रायल, और ये जारी रहेगा मीडिया ट्रायल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुना LD को खत लिखा, बुरा ना माने प्लीज। नैब ने टीपा को खत लिखा, नैब ने के तफसीलात फ्राहम करें, ये 2.5 लाख से, सॉरी हाँ 2.5 करोड़ से 8 करोड़ तक कैसे पहुंच गया मामला, ये उन लोगों ने ही जवाब देना है। CM पंजाब जो हैं वो इससे बच पाएंगे? दरियाब, मेरा ख्याल है थोड़ा सा कबल वक्त है ये बात कहना, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगी, मुझे बड़ा क्लियर, मुझे भी याद है कि पिछले हफ्ते ही हमने आपकी प्रोग्राम पे ये डिस्कस किया था और हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी। ज़्यादातर लोगों ने, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं इसमें, मेरा भी ये ख्याल था कि ये जो शराब का ठेका ये अब एक सेकेंडरी चीज़ बन गई है और प्राइमरी चीज़ अब दीगर चीज़ें जो हैं वो नैब ने शुरू कर दी हैं, जिसमें उनसे एसेट्स वगैरह की तफसीलात मांगी, प्रॉपर्टीज़ की मांगी, और वो ये कि वो ऑलरेडी ज़ाहिर दे चुके होंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन को वैसे ही जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा 2018 का,
लेकिन उससे पहले ही वो तमाम जमा करा दी थी। अब उन्होंने उसमें ये देखना वो चाह रहे हैं कि उनके सीएम बनने के बाद आया कोई उसमें इजाफा हुआ कोई इस किस्म का जो कि अनएक्सप्लेन्ड हो, क्योंकि आपको पता है एसेट बियॉन्ड मीन्स या लिविंग बियॉन्ड मीन्स एक बहुत वाज़ेह किस्म का एक ये केस जो है वो नैब किसी पर भी बना सकता है। मुझे सिर्फ एक कंडक्ट में एक मुझे कोई चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है जिसमें मुझे लगता है कि नैब की तरफ से थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा क्या, ये एक हमेशा की एक चीज़ है, मेरी समझ से तो बाहर है। उस्मान गुज़ार साहब के साथ भी यही चीज़ है कि एक तरफ ये शराब के ठेके का केस, दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज, अब ये उसके बाद ये वाला जो ठेका है तो उसकी कॉस्ट एक्सीड हो गई है। आप शहबाज शरीफ साहब के केस में देख ले, वो टीटीज का एक अलग केस है, साफ पानी स्कैंडल अलग है, उसके बाद पता नहीं कुछ 56 कंपनीज उनका अलग है। तो ये मतलब एक मल्टीपल केसेस, मुझे नहीं पता कि एक फर्द के खिलाफ क्यों एक टाइम पे परस्यू किए जाते हैं। मुझे लगता है एक दफा पहले कोई कंक्लूड होने दें, कोई एक इन्वेस्टिगेशन अगर आपने एक केस के बारे में शुरू की है उसको तो कुछ कंक्लूड करें, उसका कोई बता दें या कोई इस किस्म की चीज हो। सबके बारे में मैं अक्रॉस द बोर्ड ये बात कर रही हूँ, वो अपोजिशन की तरफ से किसी को पकड़े या गवर्नमेंट की तरफ से किसी को पकड़े। हाँ, ये बात जरूर है कि नैब की मुझे इस मामले पे फुर्ती जरूर ज्यादा नजर आ रही है। नैब का मुझे इसमें जो एक अग्रेशन है वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि वो अपोजिशन के खिलाफ अभी तक तो करते आए हैं। हुकूमत के खिलाफ मैंने नहीं देखा कि नैब ने अभी इससे पहले कोई इस किस्म की चीज की हो, और नैब चेयरमैन के मुतअद्दिद बयानात भी हैं इस हवाले से, लेकिन अभी मुझे जरूर इसमें फुर्ती एक जरूर नजर आ रही है। उस पर भी मैं ये कहूँगी फैक्चुअली स्पीकिंग कि पहले एक केस को कंक्लूड कर लें किसी भी एक फर्द के खिलाफ, उसके बाद उसके ऊपर एक केस को, दूसरे केस को खोला जाए। ये जो एक केसेस की अंबार एक ही शख्स के ऊपर लगा दी जाती है पिछले वाले को कंक्लूड करे बगैर, ये मुझे कुछ रवैया बिल्कुल नामुनासिब सा लगता है। और मुझे कोई ये कंडक्ट ऐसा समझ नहीं आता कि आपने एक दफा यकदम, और फिर मेरी इत्तला जो मैंने अपने तौर पर पता की है, क्योंकि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब वैसे ही एक बड़ा ल्यूक्रेटिव किस्म की वो जगह है, तो वो उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं और जो अपनी तरफ से लोग लगे रहते हैं, वो भी क्योंकि अब एक सरगर्म हो गए, तो ये सियासी तौर पर तो मुझे लगता है कि इसको बहुत टूल दिया जाएगा, इस चीज के ऊपर बड़ी पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी। लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग एक केस कंक्लूड करें फिर दूसरे केस पर जाए, इस तरह से एकदम एक शख्स के ऊपर अगर करते हैं तो यकीनन ये बात ना एक जहन में आती है कि क्यों, वाई आपने किसी दूसरे के ऊपर नहीं, अगर आप पिन पॉइंट करके कोई 2-3 लोगों पे, किसी का भी उससे ताल्लुक हो, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, अगर आपने मल्टीपल केसेस खोल दिए, मल्टीपल फ्रंट्स या मल्टीपल तरह से आप कहते हैं यलगार कर दिए, तो फिर उसकी क्या वजह है? ठीक है, मतलब सियासी तौर पर तो ये केस खींचेगा, लेकिन वैसे आपको नहीं लग रहा कि उनके लिए कोई मुश्किलात आगे बढ़ सकती है इसको लेकर? सिद्दीकी साहब, लंबे अरसे तक बच पाएंगे उस्मान बुज़दार साहब जिस तरह से बैक टू बैक केसेस खुलते चले जा रहे हैं? अगर आप ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, इससे तो लग रहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बुज़दार साहब को दिया जा रहा है। उनके खिलाफ इस तरह के केसेस खोले जा रहे हैं जिससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, सीएम हाउस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इनको क्लीन चिट कुछ अरसे बाद दे दी जाएगी तो कम से कम वो ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि भाई नैब से तो मुझे क्लियरेंस मिल गई है। तो ये तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही सारी चीजें जो इस वक्त हो रही, जो केसेस उनपे होने चाहिए उनके तो दूर दूर तक शायबा ही नहीं है। और नैब की तो ये हालत है कि जब मैं शुरू में पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, मैं नवाज शरीफ का केस सुनने हिसाब कोर्ट में जाता था और उनको जब सजा हुई तो मुझे लग रहा था कि अब इनको सजा हुई, ये गए 14 साल के लिए, हनीफ अब्बासी सारी उम्र के लिए गए, फिर राना सनाउल्लाह जो है उनको फांसी हो जाएगी, शायद फरहान अब्बासी पकड़े गए। लग रहा था कि ये सब लोग गए और बड़े बड़े केसेस नैब ने जो है ना वो मंजर आम पे ले आया। लेकिन आपने देखा क्या एंड में क्या हुआ, टाइट फिश, राना सनाउल्लाह भी बाहर फिर रहे हैं, हनीफ अब्बासी भी बरी हो चुके हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, मरियम जाती उमरा में बैठी हुई है। तो ये नैब के केसेस से अब कोई डरने वाली बात नहीं है, या कोई ऐसा मामला नहीं है कि नैब अपने उस्मान बुज़दार साहब के केस खोल लिए तो उस्मान बुज़दार साहब कोई बुरी तरह फंस जाएंगे, बल्कि उस्मान बुज़दार साहब को फायदा मिलेगा इन केसेस से, क्योंकि कुछ अर्से बाद जब इन केसेस से कोर्ट की तरफ भी जाएंगे और वहां से उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा तो वो आराम से कह सकते हैं कि भी मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगते रहे, मेरा मीडिया ट्रायल होता रहा और आप देख लें कि मैं तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो नैब की तो परफॉर्मेंस इस वक्त सबके सामने है कि वो जिस तरह केसेस लेके आते हैं, जिस तरह मीडिया ट्रायल होता है। आप वो पैरागॉन का केस देख लें, साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक का, कितना बड़ा केस था, कितने अरसे उनको जेल में रखा, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो ये उस्मान बुज़दार साहब के पास भी जो आजकल नैब केस निकाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल फजूल केस है जिससे उनके डिपार्टमेंट का ताल्लुक ही नहीं है, सीएम हाउस का ताल्लुक ही नहीं है। तो वहां से उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और ये केस उनके लिए बेहतरी साबित होंगे।
रज़ा रूमी साहब, सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि नुकसान के बजाय ये केसेस फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बुज़दार साहब को। हम यहाँ पे उनके सर्वाइवल की जंग की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से पॉसिबल है? लंबे अरसे तक बच पाएंगे जैसे ये केसेस खुल रहे हैं? देखिए, पहली तो ये बात है कि ये जो केस खुल रहे हैं इससे उनका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल खतरे में नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का भी वाकया वही है कि उस्मान बुज़दार साहब के पीछे बहुत सी ऐसी कुव्वतें और दस्ते शफकत हैं जो उनको उसी वक्त जो है मसनद में बिठाए रखेंगे जब तक वो चाहेंगे। इसलिए कोई इसमें परेशानी की इतनी बात नहीं है। और पहला भी जो केस है फरोई किस्म का सुपरफिशियल केस जो शराब के परमिट का है, और जबकि अगर नैब को वाकई ही संजीदगी है हुकूमती ओहदेदारों की मुबैना बेज़ाब्तगियों की, तो फिर तो बहुत बड़े बड़े केस ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए गए हैं और उनका वो आप सबके इल्म में है, नाजरीन के भी इल्म में होंगे। मसलन मालम जब्बा का जो बहुत बड़ा स्कैंडल है, पेशावर BRT का जो पूरा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें कि तो खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स ऑडिट बता चुका है कि उसमें कितनी बेज़ाब्तगियां हैं। और वो केस PTI ने खुद जाके कहा नैब से कि वो नैब नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उस पर इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। तो बात ये कि एक तरफ तो वो एहतसाब का नारा करते हैं, दूसरी तरफ जो BRT की बात आती है तो हर जगह से उसको रोका जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है नैब ना करे, वो फिर FIA के पास गई, वहां भी कुछ मामला डामाडोल है। तो अगर वाकई में कोई नैब की इंटेंशन है कि अगर वो PTI के मौजूदा हुकूमत को भी वो उसका भी एहतसाब करे तो वो तो बिल्कुल आप भूल जाइए। अब जहां तक ये सवाल रही है ठेके वगैरह, देखिए मसला ये है कि ये उस्मान बुज़दार हो या शहबाज शरीफ हो या कोई XYZ हो, ये ठेकेदारी निज़ाम जो है ये सियासी पार्टियों और सियासतदानों के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये ठेकेदार तबका जो है ये मिडलमैन होता है, ये पैसे हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट से पैसे जो हैं वो निकाल कर सियासी मशीन को फंड करता है। इलेक्शन कैंपेन्स जो होती हैं, लोकल कंस्टिट्यूंसी की सियासत होती है, वो उसमें ये ठेकेदार तबका सबसे आगे होता है। इसलिए इससे तो बच ही नहीं सकते। कोई बहुत ही, मैं समझता हूँ कोई हरक्यूलिस किस्म का वजीर आला होगा या पॉलिटिशियन होगा तो वो इस ठेकेदारी की जो इल्लत है इससे बचेगा, वरना तो आप देख लीजिए आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल मलिक साहब की है। मलिक रियाज से बड़ा ठेकेदार पाकिस्तान में मतलब केसेस की आप कह रहे हैं कि नौयत ऐसी नहीं है कि बुज़दार साहब को किसी किस्म के खतरात लाहिक हों, बस उल्टा नसीम सिद्दीकी साहब ने तो ये तक कहा कि ये जो केसेस हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं सियासत को भी और उनकी साख को भी। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं उस फहरिस्त के हवाले से जो कि PTI हुकूमत की जानिब से जारी की गई है 10 वजारतों को लेकर। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल होने पर कारकर्दगी का मामला मुसलसल ज़ेर बहस है और वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट ने भी टॉप 10 वजारतों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग के मुताबिक वजारत माहौलियात का पहला, वजारत कॉमर्स का दूसरा और वजारत पार्लिमानी उमूर का तीसरा नंबर है। बाकी की डिटेल्स भी जरा आपको दें, वो इसलिए कि चौथे नंबर पर वजारत मनसूबाबंदी है, 5वें पर वजारत इत्तलात, 6ठे पर इंसदाद मुनशियात, 7वें पर वजारत बराए बैनुल सूबाई राबता, 8वें पर वजारत खारजा, 9वें पर वजारत ओवरसीज और 10वें पर वजारत निजकारी। लेकिन नासिब चुगताई साहब, जिस तरह से ये नंबरिंग की गई है इन वजारतों के हवाले से, मुझे ये बताइएगा इस रैंकिंग से आप मुतमईन हैं? अच्छा, पहले तो पता नहीं क्राइटेरिया क्या है इस रैंकिंग का। हमारे जब भी रैंकिंग मिलती थी तो मिलती है, उस पर क्राइटेरिया भी दर्ज होता है कि ये पॉइंट्स थे हमारे, उस पर पूरा उतरता है, इस पर पूरा नहीं उतरा। अब मुझे जो मैंने बनाया था क्राइटेरिया, उस पर तो इनमें से कोई पूरा नहीं उतरा। और सिंपल सी कहानी है और आपको सुनानी है कि खारजा पॉलिसी से लेकर महकमा माहौलियात तक, माहौलियात तो माहौलियात हो गया। अगर आप उसके वजीर को सुने तो आप आपने अशश किया भी होगा कि ये जो फॉग है लाहौर की, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च हो रहा है, उसके ट्रक का निकलने वाला धुआं है जो आसमान पर जम गया है। अच्छा, फिर बारिश जो हुई है उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं,
ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के इंतखाबात जीतने और प्राइम मिनिस्टर बनने की बरकत है। कोविड-19 का मतलब ये है कि कोविड की 19 डिग्रियां होती हैं। माहौलियात के वजीर हैं। फिर वो कहते हैं कि और भी बहुत से, और आखिरी वाला जो था तो इतना बड़ा छक्का था कि ज़ियाउल हक की सालगिरह 17 अगस्त को है, मुस्लिम लीग को बनानी चाहिए। तो ये तो हमारे खारजा पॉलिसी हमारी क्या है? मैं बार बार कहता हूँ सक़ूत कश्मीर इस खारजा पॉलिसी के तहत हुआ है, इस वज़ीर खारजा के तहत हुआ है। अभी वज़ीर खारजा जब चीन गए थे तो आपने उनका इस्तक़बाल भी देख लिया होगा, कैसा इस्तक़बाल था। फिर जब ये आते हैं इत्तलात के ऊपर तो कंप्लीट डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, कंप्लीट होनी नहीं चाहिए। हमारे मुल्कों में जहां हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। बहुत से मुल्कों में नहीं। हम नसीम साहब बैठे हैं, मुझे बता दें वहाँ के वज़ीर इत्तलात कौन है ही नहीं, इत्तलात को शोभा ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपने मुझे कानून नहीं बताया जो कि हमेशा गड़बड़ करता रहा। अरे आर्मी चीफ के तकर्रुर से लेकर शुगर कमीशन के नोटिफिकेशन तक कितने लॉज बनाए गए, पेश किए गए और सब गलत साबित हुए। आर्मी चीफ का तो फिर कोर्ट ने कहा भाई माफ़ कर दो, बना के सही से लेकर आ जाओ एक्सटेंशन का। अच्छा, एक बैनु सूबाई राब्ता वजारत भी है आपकी जी, वो मुझे बता दी इसका वजीर कौन है, करती है वजारत वो, और वो क्यों दी गई है, किस लिए दी गई है वो। तो मैं तो समझता ये हूँ कि ये कोई भी ऐसी नहीं है। अच्छा, नंबर 1 गालिबन प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर का डिलीवरी यूनिट इतने कम न मार्क्स दे रहा है और बता रहा है कि ये है, तो फिर इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको कोई इनाम मिलना चाहिए। मतलब आपने रिपोर्ट पर लिख दिया है मजीद मेहनत दरकार है, अभी सख्त मेहनत की जरूरत है। नहीं, काम शुरू करना दरकार है। अभी तो काम ही शुरू नहीं किया है, अभी तक करेंगे, करना चाहते हैं हम, करेंगे 2 साल बाद भी यही कह रहे हैं। सही। मोना, आपने देखा इस रिपोर्ट को, ये जो 10 वजारतों की फहरिस्त है, ये सेटिस्फाई कर रही है आपको? मैं भी वही जरा मेरे सामने है ताकि मुझे याद रहे कि कौन किस नंबर पर अभी है, स्कोर कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर की वही जो परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी यूनिट है, उसने इस बेसिस पर ये बनाई है, जो कि मुझे इसमें जो मैं पढ़ रही हूँ कि इस पे वोटिंग के जरिए, बजरिया वोटिंग इन्होंने बेसिकली ये फहरिस्त बनाई है। और वो वोटिंग इस बुनियाद पर की गई है कि जो इन मिनिस्ट्रीज को शिकायत मौसूल हुई है तो उन शिकायत पर इनका क्या रद्द अमल था। मुझे क्लाइमेट चेंज की मुझे सिर्फ उसका ये रीज़न समझ आ रहा है क्योंकि जरदाल गुल वज़ीर ज़ाहिर है एक यंग खातून है, तो प्रॉब्ली वो जो शिकायत मौसूल होती हैं ऑनलाइन या इंटरनेट के ज़रिए या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ज़रिए, वो शायद उसको ज़्यादा अच्छी बेहतर कुछ समझती हैं। तो इस वजह से वो उनका जो वाज़े तौर पर बाकी जो दीगर नंबर्स हैं आपने देखा होगा उसमें 1% का फ़र्क है, दूसरे तीसरे चौथे और फिर ये जो 10 तक स्लॉट्स हैं उसमें सिर्फ 1% के फ़र्क से जो है ये आगे पीछे हैं। सिर्फ जरदाज गुल साहिबा की जो मिनिस्ट्री है वो 57% पर है और फिर 53% मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। अच्छा, कॉमर्स का मैं एग्री करूंगी, कॉमर्स ने काफ़ी रिलेटिवली बेहतर काम किया है। एक्सपोर्ट्स को भी उन्होंने काफ़ी हद तक उसको मार्केट्स हमारी डाइवर्सिफाई की हैं, नई मार्केट्स एक्सप्लोर की हैं। रादर जो इसमें पिछले जो सेक्रेटरी थे कॉमर्स अहमद नवाज वगैरह साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इसके अंदर काम किया था एक पर्सनल इनिशिएटिव के जरिए। प्रोडक्ट की भी इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की है और हमें वो जो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हुआ है, तिजारती खसारा कम हुआ है, वो भी मुझे लगता है उस चीज़ में भी एक उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। ये एक वाकई ये चीज़ है। रही बात ये बात ज़रूर है कि अभी जो जरदार साहिबा के बारे में अभी जो NPC कह रहे थे, आई थिंक वो क्योंकि वो सियासी लेवल पर वो शोज़ वगैरह अटेंड करती हैं, वहाँ पर वो ये सारी बातें करती हैं, ना कोविड उनका डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारी इस किस्म की चीज़ें हैं। और ये अभी भी जो उनका ये ज़ियाउल हक वाला भी जो बयान था, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि वो सियासी तौर पर उनके बयानात हैं। लेकिन अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के हिसाब से मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये बात ज़रूर है कि गालिबन अगर उन्होंने वो जो शिकायत मौसूल हुई है उनको बेहतर एंटरटेन किया है, इसलिए उनकी स्लॉट बेहतर है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात पे है कि जो मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स अभी हाल में चेंज हुए, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अभी हाल में चेंज हुए हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल जो है वो शहरियार आफरीदी के पास पहले था, फिर अब वो चेंज हुए हैं, आजम स्वाति के पास अब है। तो इस किस्म की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुझे लगता है ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि इनको इस वक्त रेट किया जाए, क्योंकि ये तो अब जाहिर है ये लोग अभी आए हैं, इस वक्त इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है कोई पुरानी शिकायत हो जो कि किसी पुराने मिनिस्टर ने एंटरटेन की,
तो ये फिर भी इनकी रेटिंग्स दी गई है। फॉरेन अफेयर्स की एक वाज़ेह सी बात है कि उनके कुछ बयानात से पाकिस्तान को एक नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान बड़े एक कशमकश का शिकार हुआ, तो इसमें यकीनन इस वजह से ये मिनिस्ट्री नीचे है। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन तो खैर यकीनन नजर नहीं आती, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी ऐसा है ही नहीं। और रही बात ये प्लानिंग डेवलपमेंट की, तो मुझे लगता है यहाँ पर ये चीज जरूर करनी चाहिए। मतलब ये कि मोना डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग जहाँ पर रही है वहाँ पर क्यूरीज ज्यादा आती रही हैं और वो सॉल्व भी होती रही, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग। यस, और प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ मुझे प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ अलाउ कीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन आखिर में है, क्योंकि प्राइवेटाइज करने में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। इतना स्लगिश, बिल्कुल उसमें सुस्त रवि का हम शिकार है, दूर दूर तक कोई इस पे पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। तो वो इससे मेरा पहले लास्ट। तो फिर ऑप्शन क्या है आपकी मोना इस पर? मैं इस पे अग्री करूंगी, क्योंकि अगर ये पब्लिक वोटिंग से हुई है तो ये तो पब्लिक वोटिंग है। मेरी अपनी जो एनालिसिस है वो मैंने अभी आपको दी। रज़ा साहब, पब्लिक डीलिंग से मुताल्लिका जो वजारतें हैं वहाँ पर क्यूरीज आ रही हैं, वो उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो वजारतें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की तरफ नहीं जा रही, क्या वो फिर कैटेगरी में आती ही नहीं है? और ये जो रैंकिंग आई है इन स्लॉट से, आप मुतमईन हैं? बात ये है कि ये तो अपने आप को थपकी देने वाली बात है। ये मतलब देखिए, वो उर्दू में अंग्रेजी में होता है लफ्ज गिमिक्री, आप उसका तर्जुमा उर्दू में रफ सा कर सकते हैं शोबदाबाजी। ये और कुछ नहीं है उसके अलावा। उसकी वजह ये है कि बताइए क्लाइमेट चेंज पे क्या कंप्लेंट्स आई होंगी कि जो है एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो मिनिस्ट्री ने कैसे ठीक कर दी है भाई, और ये इसका क्या मयार है। रेटिंग जो होती है वो इस तरह की रेटिंग के लिए आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसीज चाहिए होती हैं, जैसे मूडीज है या दीगर और भी इस तरह की बहुत सारी, हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की एजेंसीज हैं कि जो कि एक जानिबदाराना तरीके से जो है इस चीज को असेस कर सकें कि क्या रही है परफॉर्मेंस। जहां तक इनका क्लाइमेट चेंज की वजीर साहिबा का ताल्लुक है, तो देखिए मैं तो अभी काफी कुछ कह दिया गया है पहले भी कि वो मौसम की वजह से जो मौसम है वो इमरान खान की वजह से बदल गया है और पीटीआई की पावर में आने से बदल गया है। और फिर इमरान खान साहब तो इतने हैंडसम है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो भाग गई है पाकिस्तान से। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो इतना, क्लाइमेट चेंज इस वक्त पाकिस्तान का सबसे संगीन और सबसे बड़ा मसला है, दुनिया का भी, पाकिस्तान का भी, जनूबी एशिया का भी। और उसके लिए आप इस तरह के वज़रा का इंतखाब करते हैं कि जो कि इसको बिल्कुल एक मजाक बनवा के रख देते हैं पब्लिक डोमेन में। इसके अलावा जैसे मोना ने कहा, इंफॉर्मेशन वगैरह टू अर्ली टू असेस। और बात यह है कि ये सारी चीज़ें होती हैं मीडिया को, सोशल मीडिया को फीड करने के लिए। पीटीआई का सारा, ये एक नई तर्ज की सियासत है। पीटीआई का सारा जोर जो है वो सोशल मीडिया पे अपने सपोर्टर्स और अपने हवारियों पर है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ का अवाम खुद बेहतर अंदाज़ा करते हैं। जो अवाम को तकालीफ हैं मईशत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, वो सबको पता है और सब उससे गुजर रहे हैं। और इसके लिए आप जितनी मर्जी ये वाली रिपोर्ट्स जारी कर लें, पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज कर लें। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और पब्लिक को एंगेज करने के लिए अगर ये रैंकिंग जारी की गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। सिद्दीकी साहब, पहले तो ये बताया जाए, जैसे एनबीसी ने कहा कि इसका क्राइटेरिया क्या था, ये जो इन्होंने रेटिंग दी है किस हिसाब से दी है। वजीर माहौलियात को अगर पहले नंबर पे ले आते तो वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये तो मिनिस्ट्री में इस वक्त उमर शरीफ और बुशरा अंसारी कोई कमी को पूरा किया जा रहा है और आवाम के लिए तफरी के लिए ये मिनिस्ट्री की जो मिनिस्ट्री बनाई गई है 57% के साथ। देखिए साहब, पहले नंबर पे नहीं है। हाँ, पहले नंबर पे ही है, तो फिर तो उन्होंने माहौलियात के हिसाब से उनको नंबर पहले पे लेके आए हैं। माहौलियात के हिसाब से तो उनकी कोई नजर नहीं आती। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि इसमें मुझे जो अपना मुराद सईद की मिनिस्ट्री नजर नहीं आई, क्योंकि अगर उन्होंने पोस्टल सर्विसेज में और एनएचए में बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि नजर भी आते हैं, और वो लॉस से जो है वो प्रॉफिट में ले आए उस मिनिस्ट्री को। दूसरा, जैसे मोना बात कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो उन्होंने तो कोई कारकर्दगी नहीं शो कराई। आप देख ले मीडिया का क्या बुरे हालात हैं, जो जॉब्स लोगों की कट डाउन हुई है, जो एड्स का मसला था, तो पता नहीं ये किस हिसाब से उन्होंने ये सारी जो कैटेगरीज बनाई है, किसने बैठ के बनाई है, किस हिसाब से ओवरसीज को ये 9वें नंबर पे ले गए हैं।
मेरे ख्याल से ओवरसीज को पहले कुछ नंबरों में होना चाहिए था, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो रात रात को एयरपोर्ट पे जाते थे, उन्होंने दुबई रात। देखिए साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, इजाजत दीजिएगा। सोहरावर्दी साहब, आपका व्यू इस पर। देखिए, मुझे लगता है ये जो इन्होंने जारी की है रैंकिंग, ये चार्जशीट है पीटीआई पर। इसमें एजुकेशन नहीं है, इसमें हेल्थ नहीं है। इसका मतलब है वो तो पहले 10 में मौजूद ही नहीं है, जिस पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि हम एजुकेशन और हेल्थ में डिलीवर करेंगे। इसका मतलब है एजुकेशन और हेल्थ में कोई डिलीवरी नहीं है। फिर इसमें फाइनेंस नहीं है, खजाना नहीं है, इसका मतलब है इकोनॉमी में इनकी कोई डिलीवरी नहीं है। इसमें आप मेरी बात समझें, इसमें वजारत खारजा खुद 8वें नंबर पे रखी है। इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी चल रही है। ये तो एक चार्जशीट है, पीटीआई ने खुद ही अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जारी किया है। इतना मेरे दोस्तों ने बेचारी वजीर पे वक्त ज़ाया कर दिया, वो ज़रताज गुल पे थोड़े तफरीह तबाह के लिए है, रहने दें। ऐसे कैरेक्टर्स भी पॉलिटिक्स में होते हैं, इन्हें इतना सीरियस नहीं लेते कि इतना एयर टाइम दे दिया जाए। बात यह है कि टेक्निकली ये लिस्ट पढ़े तो सही, ये लिस्ट आपको 2 साल की कहानी बयान कर रही है, और ये लिस्ट बयान कर रही है इसके इस हुकूमत की सेहत की कोई पॉलिसी नहीं है, तालीम की कोई पॉलिसी नहीं है, मईशत की कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा अमूर की कोई पॉलिसी नहीं है, इसकी कोई गवर्नेंस नहीं है। इसने खुद ही इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को उनमें से निकाल दी है। जिस फहरिस्त का हिस्सा ना हो वो रैंकिंग फहरिस्त तो नहीं कहलाई जा सकती। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने कहा वो एक पीटीआई की खुद साख्ता चार्जशीट है, जिसके हवाले से हम देख सकते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस दी गई है इन 2 सालों के अंदर अंदर। इजाजत दीजिए ना साथ ही मुझे, अल्लाह हाफिज।